अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम मुतीबा जाहिद, योर इंग्लिश टीचर। अच्छा बच्चों, आप लोगों को पता है कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की अपनी सारी सीरीज़ ख़त्म कर ली है। उसमें हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, कंजंक्शंस, प्रीपोजिशंस एंड इंटरजेक्शंस को पढ़ा था। अब हम उससे आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, जैसे हमने पहले पढ़ा कि वर्ड्स क्या होते हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं। अब उन वर्ड्स से जो बड़ी चीज़ होती है उसको हम कहते हैं फ्रेज़। ठीक है, पहले वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स से जो आगे चीज़ जाती है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है उसको हम फ्रेज़ कहते हैं। और फ्रेज़ से आगे फिर क्लॉज होता है और क्लॉज से आगे फिर सेंटेंस होता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फ्रेजेस को। और फ्रेज़ के अंदर हम देखेंगे कि फ्रेज़ होता क्या है सबसे पहले, और फिर उसकी डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे। जितने हमने नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स वगैरह पढ़े थे, अब उन्हीं के ही हम आज फ्रेजेस को पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ अ फ्रेज? फ्रेज होता क्या है? अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लफ्ज़ों का मजमूआ होता है। एक फ्रेज का मतलब है कि वर्ड्स हैं। जैसे एक वर्ड है, उसके साथ हमने एक और वर्ड को ऐड कर दिया, दो तीन वर्ड्स के बारे में जब बात होगी तो वो इकट्ठे जब एक मीनिंग कन्वे करेंगे उसको हम फ्रेज कहेंगे। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब ग्रुप ऑफ वर्ड के साथ हमारे पास क्या क्या कंडीशन आ जाती है? सबसे पहले डज नॉट कंटेन बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। अब इसके अंदर एक सब्जेक्ट और वर्ब दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। ऑब्जेक्ट और वर्ब मतलब नाउन प्लस वर्ब इकट्ठा नहीं आ सकता। ठीक है, या तो नाउन के साथ ही वर्ड्स ऐड हुए हुए होंगे या वर्ब के साथ हुए हुए होंगे, लेकिन इकट्ठे नाउन और वर्ब इकट्ठे नहीं आ सकते। जहाँ नाउन और वर्ब इकट्ठे आते हैं वो क्लॉज या सेंटेंस की कैटेगरी में चला जाता है। तो कोई भी वर्ड्स इकट्ठे होंगे लेकिन उनके अंदर आइदर नाउन होगा या वर्ब होगा, दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती। डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, और ये कंप्लीट थॉट नहीं देता। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैसेज एंड मीनिंग। तो ये मीनिंग तो कन्वे करता है लेकिन मैसेज कन्वे नहीं करता। अगर मैं बात करी हूँ ना, अ ब्लू शर्ट, अब ब्लू शर्ट क्या है? तीन वर्ड्स है हमारे पास, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, कुछ वर्ड्स को हमने इकट्ठा किया है। तो अब ब्लू शर्ट हमें एक मीनिंग तो दे रहा है कि एक शर्ट है जो ब्लू कलर की है, लेकिन कोई मैसेज कन्वे नहीं कर रहा। वो ब्लू शर्ट, उसका क्या करें ब्लू शर्ट का? ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ ही इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, तो अब हमें पता चल रहा है कि पूरा का पूरा सेंटेंस है ही इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट। अब इसके अंदर अ ब्लू शर्ट अगर हम अलग से देखें तो वो फ्रेज है, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर वो एक मैसेज कन्वे कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर वो अलग से होगा तो वो कोई मैसेज कन्वे नहीं करेगा। तो फ्रेज कभी भी पूरा का पूरा मैसेज कन्वे नहीं करते। कोई मीनिंग तो दे सकते हैं, जैसे वर्ड्स के मीनिंग होते हैं ना, तो फ्रेज का कोई मीनिंग हो सकता है लेकिन उसका कोई मैसेज नहीं हो सकता। वो कंप्लीट थॉट नहीं दे सकता आपको। कंप्लीट थॉट के लिए आपका स्ट्रक्चर पूरा होना ज़रूरी है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब वाला, ओके, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अच्छा, फंक्शंस एज अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच इन अ सेंटेंस। क्या होता है एज अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच? ठीक है, जैसे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा था ना कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब वगैरह। उसी तरह जो आपका फ्रेज होगा वो भी एक एक्ट ऐसे करेगा, फंक्शन ऐसे करेगा जैसे एक सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच हो। वो एज अ नाउन एक्ट कर सकता है, वो एज अ वर्ब एक्ट कर सकता है, वो एज एडवर्ब एक्ट कर सकता है। ठीक है, तो जो भी फ्रेज होगा वो एज पार्ट ऑफ स्पीच ही एक्ट करेगा किसी एक पार्ट ऑफ स्पीच के साथ। ठीक है, पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं हो सकता, पूरा की पूरी थॉट नहीं दे सकता। अच्छा, एड्स एक्स्ट्रा डिटेल और डिस्क्रिप्शन टू अ सेंटेंस। क्या करता है? एक्स्ट्रा डिटेल देता है या डिस्क्रिप्शन देता है एक सेंटेंस की। अ फ्रेज कैन बी शॉर्ट और लॉन्ग बट इट ऑलवेज एक्ट्स एज वन यूनिट। अब वो बड़ा लंबा भी फ्रेज हो सकता है और छोटा भी फ्रेज हो सकता है, लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एज अ सिंगल यूनिट ही एक्ट करेगा। वो एज अ नाउन एक्ट कर सकता है, वो एज एडजेक्टिव एक्ट कर सकता है, वो एज वर्ब एक्ट कर सकता है, वो एज अ सिंगल यूनिट ही एक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा अब हम आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मैंने आपके लिए कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखी हैं। इन द मॉर्निंग, ठीक है, लेट्स सी इन द मॉर्निंग। 3 वर्ड्स हैं, हमें बता रहे हैं कि सुबह के बारे में बात करें। ठीक है, ही वोक अप इन द मॉर्निंग। अब एज अ सिंगल यूनिट ही बात कर रहा है। ठीक है, उसके उठने के बारे में बता रहा है, लेकिन क्या है, वर्ड्स 3 हैं लेकिन एज अ सिंगल यूनिट काम कर रहा है। अ बंच ऑफ फ्लावर्स,
ठीक है, ही गेव मी अ बंच ऑफ फ्लावर्स। अब अ बंच ऑफ फ्लावर्स एक चीज़ है ना, बुके की बात हो रही है, एक किसी भी चीज़ फ्लावर्स की बात हो रही है, तो क्या है, आपने ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एज अ सिंगल यूनिट कंसीडर करना है, तो ये हमारे पास एक फ्रेज होगा। मैं भी आपको आगे डिटेल में बताऊंगी जब टाइप्स, तो फिर आप खुद आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, ये आपको सब पता चलेगा। टू प्ले फुटबॉल, आई एम गोइंग आउट टू प्ले फुटबॉल। अब टू प्ले फुटबॉल क्या है, इट्स अ फ्रेज, एक चीज़ का मीनिंग कि फुटबॉल खेलने के लिए जा रहे हैं ना, तो फुटबॉल, आई एम गोइंग आउट, अब पता चल रहा है कि बंदा मैं बाहर जा रही हूँ, क्या करने के लिए जा रही हूँ, एक एक्शन, एक चीज़ बता रहा है, ठीक है, टू प्ले फुटबॉल, ठीक है, तो एक एज अ सिंगल यूनिट ही कंसीडर करेंगे हम इसको। रनिंग फास्ट, सिमिलरली सेम एग्जाम्पल, अ फ्रेज कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। अब एक फ्रेज अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता एज अ सेंटेंस। अगर आपने किसी को कोई बात बतानी है तो आप खाली एक फ्रेज बोल के कोई बात नहीं बता सकते किसी को, ठीक है। तो ये सारी बातें जो मैंने अभी आपको बताई, ये सारे फ्रेजेस जो आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको हम अकेले नहीं लिख सकते क्योंकि ये अकेले कोई भी मैसेज कन्वे नहीं करते। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब अगर हम टाइप्स ऑफ फ्रेजेस की बात करें तो जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, पहले हम उनको देख लेते हैं कि आपके सिलेबस में कौन कौन सी टाइप्स इंक्लूडेड हैं। अच्छा, देयर आर 9 मेजर टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, 9 यूजुअली आपकी टाइप्स हैं फ्रेजेस की। नाउन फ्रेज सबसे पहले आता है, और हमें नाम से पता चल रहा है कि नाउन के बारे में होगा, ठीक है। फिर अगला है वर्ब फ्रेज, फिर एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रेपोजिशन फ्रेज, इन्फिनिटिव फ्रेज, जेरेंड फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज एंड एब्सोल्यूट फ्रेज। तो ये 9 टाइप्स हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे अपने आज की क्लास के अंदर। आप लोगों को याद होगा कुछ चीज़ें हम ऑलरेडी, जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे तो उसमें हमने कुछ चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस की थी, ठीक है। तो आज हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको सारे फ्रेजेस समझ में आ जाए। अच्छा, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने नाउन फ्रेज से कि नाउन फ्रेज क्या होता है। नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि एक्ट करेंगे एज अ नाउन। कुछ भी, कोई भी वर्ड्स जो उसके अंदर चाहे एडजेक्टिव आ रहा है, चाहे उसके अंदर आर्टिकल आ रहा है, ठीक है, मॉडिफायर आ रहा है, वो सब चीज़ें मिलके सिंगल नाउन कंसीडर होंगी। तो जब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्ट करेंगे कि वो नाउन है, वो किसी का नाम है, किसी इंसान की जगह पे हम उसको इस्तेमाल करें, किसी चीज़ की जगह पे इस्तेमाल करें, ठीक है, तो वो सब क्या होंगे, वो उन सब वर्ड्स का जो ग्रुप होगा, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम कहेंगे नाउन फ्रेज। अच्छा, अब उसके अंदर डिटर्मिनर्स आ सकते हैं, जैसे कि आपके आर्टिकल्स हैं अ, एंड, द, दिस एंड दोस। अब ये वर्ड्स भी उसके अंदर हो सकते हैं। उसके अंदर आपके पास एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, उसके अंदर आपके पास नाउन और प्रोनाउन हो सकते हैं, मॉडिफायर्स और क्वालिफायर्स हो सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके नाउन फ्रेज के अंदर हो सकती हैं। अभी आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद इसका फंक्शन क्या होता है। इसका फंक्शन होता है, अ नाउन फ्रेज में फंक्शन एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। 3 चीज़ों की तरह एक्ट कर सकता है आपका नाउन फ्रेज। हो सकता है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आए तो एज सब्जेक्ट हो, अ ब्यूटीफुल गर्ल इज गोइंग आउट। अ ब्यूटीफुल गर्ल क्या है, अ ब्यूटीफुल गर्ल, दैट इज अ नाउन फ्रेज और वो एज अ सब्जेक्ट ऐड हो रहा है, ठीक है। उसी तरह वो ऑब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है, ठीक है। एंड अगर आप उसको एक सेंटेंस के, अगर आप सब्जेक्ट शुरू, ये देखें, ये आपकी यूजुअली जो हम एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं उसमें ये होता है, तो इस जगह पर भी आ सकता है, इस जगह पर भी आ सकता है, और एज अ कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, तीनों चीज़ों की एक एक। द टॉल स्मार्ट बॉय वॉन द कॉम्पिटिशन। अब ये देखें, अगर हम यहाँ से देखें ना, द टॉल स्मार्ट बॉय, अब ये एक ही चीज़, एक ही इंसान के बारे में बात हो रही है, द टॉल स्मार्ट बॉय। अब ये क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, ये आपका नाउन है, और ये क्या है आपका मॉडिफायर है, आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल आ गया, एडजेक्टिव आ गया, फिर से एडजेक्टिव आ गया, और फिर नाउन आ गया। अब 1 2 3 4 4 चीज़ें हैं और 2 एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन फिर भी क्या है, ये नाउन फ्रेज है। और ये नाउन फ्रेज क्यों है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एज अ नाउन एक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर हम मैं इसको रिप्लेस करके यहाँ पे अली लिख दूँ, अली वॉन द कॉम्पिटिशन, तो बात समझ में आ रही है,
ठीक है, ये अली भी इसको रिप्लेस कर सकता है। आप नाउन फ्रेज को किसी भी एक नाउन से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये नाउन फ्रेज है। इवन दो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि डिफरेंट एक्ट करते हैं एज पार्ट ऑफ स्पीच, लेकिन जब ये इकट्ठे यूज हो रहे हैं तो वो एज अ नाउन फ्रेज एक्ट करेगा। आई सॉ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, अब एज ऑब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पे। अगेन आर्टिकल, ग्रुप आपका क्या है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, कलेक्टिव नाउन भी है, ठीक है। अच्छा, फिर बीच में ऑफ हमारी प्रपोजिशन भी आ रही है। अब आपने क्या देखा, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे ये सारी 1 2 3 4 हमारे पास 4 वर्ड्स हैं, 4 डिफरेंट वर्ड्स हैं। हर वर्ड का डिफरेंट एक्शन है, लेकिन क्या है यहाँ पर वो एज अ सिंगल नाउन कंसीडर किया जा रहा है। आई सॉ गर्ल्स, आई सॉ स्टूडेंट्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं इसकी जगह, ठीक है। तो जब भी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होंगे, यूज होंगे एज अ नाउन, जहाँ पे भी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कंसीडर किया जाएगा नाउन की तरह, यहाँ पे वो यूज हो रहे होंगे नाउन की तरह, तो वो क्या होगा, वो नाउन फ्रेज होगा। हर न्यू फोन इज एक्सपेंसिव, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सॉरी, हर न्यू फोन की हम बात कर रहे थे। अब 3 चीजें हमारे पास यहाँ पर आ गई, ठीक है। हर क्या है, हमारे पास प्रोनाउन है। न्यू क्या है, एडजेक्टिव है। फोन क्या है, नाउन है, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या क्या, क्या 3 चीजें आ गई, हर न्यू फोन। अच्छा, तो ये 3 चीजें क्या, तीनों चीजें मिलके एक मैसेज कन्वे कर रही हैं, और वो क्या है, वो नाउन फ्रेज का है। सॉरी, दिस इज एडजेक्टिव, मैंने इसको प्रोनाउन कह दिया, ठीक है। हर न्यू फोन, तीनों चीजें मिलके आपको एज अ नाउन फ्रेज एक्ट करी हैं। हर न्यू फोन। अच्छा, द ब्राइट लाइट फ्रॉम द लैम्प हर्ट माई आईज। अब ये इतना पूरा का पूरा एक फ्रेज है, ठीक है, इसमें कोई वर्ब नहीं आ रहा। आपने ये सिर्फ ट्रिक याद रखनी है कि जो नाउन फ्रेज है या कोई भी जो फ्रेज है उसके अंदर आइदर इट्स अ नाउन और इट्स अ वर्ब। द ब्राइट लाइट फ्रॉम द लैम्प हर्ट माई आईज। अब यहाँ इसको हम एक नाउन से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा फ्रेज क्या कर रहा है, द होल फ्रेज इज एक्टिंग एज अ सिंगल नाउन, एज अ यूनिट कंसीडर किया जा रहा है। तो जब भी हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि नाउन की तरह एक्ट करें उनको इकट्ठे यूज करते हैं तो उसको हम कहते हैं नाउन फ्रेज। अच्छा, अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। द साउंड ऑफ द वेव्स काम्ड मी। अगेन, द साउंड ऑफ द वेव्स आपके पास नाउन फ्रेज है, ठीक है। अ प्लेट ऑफ हॉट फूड वाज सर्व्ड, वर्ब से पहले जो आपके पास आया, अ प्लेट ऑफ हॉट फूड, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसको हम एज अ सिंगल यूनिट कंसीडर कर रहे हैं, एज नाउन फ्रेज कंसीडर कर रहे हैं। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, ये नाउन फ्रेज हो गया। आई होप नाउन फ्रेज समझ में आ गया होगा, जिसमें नाउन डोमिनेट करता है, पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम कंसीडर करते हैं एज नाउन, तो उसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि वर्ब फ्रेज क्या होता है। अ वर्ब फ्रेज कंसिस्ट ऑफ द मेन वर्ब। अब इसके अंदर मेन वर्ब आपके पास आएगा प्लस 1 और मोर हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब्स आपके पास आएंगे, ठीक है। अब आपके पास सबसे कॉमन एग्जांपल इसकी मैं आपको दे सकती हूँ। जब आप कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं तो ही इज प्लेइंग आउटसाइड, इज प्लेइंग, अब 2 वर्ड्स आ रहे हैं जिसमें आपके पास आपका हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब भी आ रहा है और उसके साथ साथ आपका मेन वर्ब भी आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, am, is, are, was, were, has, have, had, will, shall, should, may, might, must, can, could, etc. ये सारे के सारे वर्ड्स और साथ में आपके पास क्या आएगा, आपका मेन वर्ब भी होना जरूरी है। अब इस सेंटेंस के अंदर देखिए, शी इज सिंगिंग, इज सिंगिंग इज अ वर्ब फ्रेज, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ वर्ब्स जब आएंगे, ये बहुत सिंपल है। वर्ब फ्रेज को इसको आइडेंटिफाई करना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क, बहुत आसानी से पता चल सकता है कि आपका वर्ब फ्रेज कौन सा है। ही विल बी वर्किंग टुमारो, विल बी वर्किंग, ठीक है। आपके सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये कॉमन स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है, और उसी तरह यहाँ आपका सब्जेक्ट आ गया, ये आपका, और ये आपका वर्ब आ गया,
ठीक है। तो वर्ब, जो भी वर्ब के अंदर जितने भी आपके कॉम्बिनेशंस होंगे, जितनी भी चीज़ें इकट्ठे आ रही होंगी, उन सबको हम एज वर्ब फ्रेज लेंगे, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। ये कुछ और एग्जाम्पल्स हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है। द प्लेयर्स वर प्रैक्टिसिंग इन द फील्ड, ठीक है। अब हम इसको यूज क्यों करते हैं? इट शोज टेंस बताने के लिए, टाइम बताने के लिए और स्टेट ऑफ एक्शन बताने के लिए, ठीक है। हम इसको ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं जब हमने वर्ब्स पढ़े थे। अब आपको वर्ब फ्रेज आई होप समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू एडजेक्टिव फ्रेज। जिस तरीके से अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स वर एक्टिंग एज नाउन फ्रेज और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स वर एक्टिंग एज वर्ब फ्रेज, उसी तरह जब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जो कि किसी भी नाउन को मॉडिफाई कर रहा होगा, वो क्या होगा? वो एडजेक्टिव फ्रेज होगा, ठीक है। एन एडजेक्टिव फ्रेज एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव एंड डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। तो एक एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? बेसिकली वो ही एक्ट करता है जो उसका फंक्शन है, और उसका एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है? एडजेक्टिव का फंक्शन होता है नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना, ठीक है। अब वो क्या करता है? किस क्वेश्चन को आंसर करता है? विच वन, व्हाट काइंड, हाउ मेनी, इन क्वेश्चंस को आंसर करता है आपका एडजेक्टिव फ्रेज। अ पर्सन विद गुड मैनर्स इज रिस्पेक्टेड, ठीक है। जो भी क्या कर रहा है? अ पर्सन विद गुड मैनर्स, ठीक है। अब ये जो विद गुड मैनर्स है, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ये आपके पर्सन को कर रहा है। द हाउस ऑन द हिल बिलोंग्स टू माई अंकल, ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज है। द गर्ल फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। स्पोक फर्स्ट। द ड्रेस मेड ऑफ सिल्क लुक्स ब्यूटिफुल, ठीक है। तो जो भी वर्ड्स आपके नाउन को मॉडिफाई करेंगे वो क्या होंगे? वो आपके एडजेक्टिव फ्रेज होंगे। अब इसका फंक्शन क्या होता है? इट एड्स मोर डिटेल्स टू द नाउन इट मॉडिफाइज। तो जो भी नाउन होता है, द गर्ल फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, अब ये फुल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है? ये अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि किसको मॉडिफाई कर रहा है? वो आपके नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। द हाउस ऑन द हिल, अब ये क्या है? ऑन द हिल, इस हाउस के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो जो भी वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब भी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में, तो क्या होगा? वो आपका एडजेक्टिव फ्रेज होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टूवर्ड्स एडवर्बियल फ्रेजेस। एडवर्ब फ्रेज भी जिसको हम कहते हैं, एडवर्बियल फ्रेजेस भी कहते हैं। अच्छा, अब पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके, an adverb phrase functions as an adverb and modifies a verb, adjective or another adverb। तो आप लोगों को याद होगा कि हमने अभी रिसेंटली एडवर्ब और उसकी टाइप्स को पढ़ा था। तो ये एडवर्ब फ्रेज का भी वही फंक्शन है, जैसे एक यूनिट का फंक्शन होता है, बिल्कुल उसी तरह एक फ्रेज का भी उसी तरह ही फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, an adverb phrase functions as an adverb and modifies a verb, adjective or another adverb। एक एडवर्ब फ्रेज क्या करता है? वो मॉडिफाई करता है किसको? एडजेक्टिव को, एडवर्ब को या वर्ब को। तो अब हम ये देखते हैं कि ये किस किस चीज़ को आंसर करता है। ये आंसर करता है हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये इन चीज़ों को आंसर करता है। अच्छा, अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। शी डांस विद ग्रेट ग्रेस। अब आप इस पार्ट ऑफ सेंटेंस को देखें, विद ग्रेट ग्रेस। अब ये किस चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है? ये डांस को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। अब इसकी जगह हम एक ग्रेसफुली लिख सकते थे, शी डांस ग्रेसफुली। तो वो ग्रेसफुली क्या होता? वो भी डांस को मॉडिफाई कर रहा होता। ग्रेसफुली एक वर्ड होता, राइट, और वो एडवर्ब होता। लेकिन हमने क्या किया? हमने उसकी जगह 3 वर्ड्स वहाँ पे लिखे, ठीक है। और वो एक्शन उनका क्या है? उनका काम क्या है? इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन क्या है? कि वो वर्ब को मॉडिफाई करे। तो जो भी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे और वो वर्ब को, एडजेक्टिव को या फिर किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहे होंगे, तो वो क्या होगा? एडवर्ब फ्रेज होगा। He reached home in the evening, ठीक है, ये उसके पहुंचने के टाइम को मॉडिफाई कर रहा है। The car moved at high speed, अब ये मूव्ड को मॉडिफाई कर रहा है एट हाई स्पीड।
ठीक है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। देयर टीम वॉन बाय अ ह्यूज मार्जिन, ठीक है, ये उनकी विन को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी राइट और एडवर्ब फ्रेजेस। ठीक है, हमने उसके अंदर एडवर्ब को डिफाइन करना होता है, किसी चीज़ की बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है। वो कौन सी चीज़ होती है? वो वर्ब हो सकता है, वो एडजेक्टिव हो सकता है, वो कोई और एडवर्ब हो सकता है। अच्छा, अब आते हैं हम अपने प्रेपोजिशनल फ्रेजेस पे। अब प्रेपोजिशन, वर्ड प्रेपोजिशन ही हमें बता रहा है कि इसके अंदर प्रेपोजिशन आएगी। लेट्स सी द डेफिनेशन। अ प्रेपोजिशनल फ्रेज बिगिंस विद अ प्रेपोजिशन एंड एंड्स विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। और ऑब्जेक्ट आपको पता है कि हमेशा नाउन होता है ऑफ द प्रेपोजिशन। तो इसके अंदर क्या हुआ, हमें पता चल गया कि प्रेपोजिशन प्लस एंड पे नाउन होगा, बीच में भी कुछ हो सकता है। ठीक है, मॉडिफायर हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी। अच्छा, कॉमन प्रेपोजिशंस आपने पढ़ी नहीं है, हमने प्रेपोजिशन को बहुत डिटेल में अभी पिछली कुछ क्लासेस में पढ़ा था। इन, ऑन, अंडर, अबव, नियर, बिहाइंड, बिसाइड, एट, आफ्टर, बिफोर, ड्यूरिंग, अमंग, बिटवीन, इस तरह की ढेर सारी प्रेपोजिशंस हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ऑन द टेबल, द पेन इज ऑन द टेबल। अब जो ऑन द टेबल है वो क्या है? दैट इज अ फ्रेज। और वो कौन सा फ्रेज है? दैट इज प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, प्रेपोजिशन हमें लोकेशन के बारे में बता रहे हैं। अंडर द ब्रिज, कोई भी चीज़ कहाँ है? ही इज स्टैंडिंग अंडर द ब्रिज, तो क्या है? अंडर द ब्रिज। अब अंडर प्रेपोजिशन है, द ब्रिज इज नाउन, लेकिन ये क्या है? क्योंकि हमें लोकेशन बता रहा है किसी चीज़ के बारे में, तो फिर ये क्या होगा? प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा। इन द किचन, प्रेपोजिशनल फ्रेज हमेशा आपका प्रेपोजिशन से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, आफ्टर द मीटिंग, विद माई फ्रेंड्स। ठीक है, ये सारे के सारे प्रेपोजिशन के साथ। अ प्रेपोजिशनल फ्रेज कैन एक्ट एज एन एडजेक्टिव फ्रेज, डिस्क्राइब नाउन। ठीक है, अब क्या हो सकता है? अब आपका जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है वो एज एन एडजेक्टिव भी एक्ट कर सकता है और एज एन एडवर्ब फ्रेज भी एक्ट कर सकता है। ठीक है, अब किस तरीके से ये देखते हैं अभी हम। द गर्ल इन द ब्लू ड्रेस, अब देखिए इन द ब्लू ड्रेस, अब यही फ्रेज आपका किसको मॉडिफाई कर रहा है? आपके नाउन को भी मॉडिफाई कर रहा है, तो विच शोज दैट इट इज ऑल्सो एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, प्लस आपका क्या है? प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, तो एक कोई टैग हम किसी चीज पे नहीं लगा सकते, वो जो जो एक्शन जो रोल प्ले करेगा हम उसको उसके साथ टैग करेंगे। अब जिस तरीके से इस सेंटेंस के अंदर इन द ब्लू ड्रेस, अब ये उसके बाद हमें इन प्रेपोजिशन भी है। ठीक है, हमें पता चल रहा है कि इट्स अबाउट द लोकेशन, सॉरी प्रेपोजिशन भी उसके अंदर आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है? वो मॉडिफाई कर रहा है आपके नाउन को भी, तो ये एडजेक्टिव और प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा। अच्छा, एन एडवर्ब फ्रेज, अब एडवर्ब फ्रेज की तरह भी एक्ट कर सकता है। ही वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट। ठीक है, अब ये वॉक्ड को भी मॉडिफाई कर रहा है, वॉक्ड के बारे में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन हमें लोकेशन भी बता रहा है, थ्रू द फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज ऑल्सो एडवर्बियल फ्रेज प्लस आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, तो इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना। पेपर में आपके पास इस तरह से नहीं आ सकता कि दोनों ऑप्शंस दिए हुए होंगे, उन्होंने आपको इसके अलावा और ऑप्शंस दिए हुए होंगे। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शंस आए तो आप दोनों में से किसी को भी टिक कर सकते हैं, वो दोनों आपकी करेक्ट कंसीडर होंगी। अब आते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज। एन इन्फिनेटिव फ्रेज बिगिंस विद टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको याद होगा कि जब मैं आपको वर्ब्स पढ़ा रही थी तो मैंने उसमें आपको इन्फिनेटिव्स भी पढ़ाए थे, और फिर मैंने उसमें आपको मैंने बताया था इसका स्ट्रक्चर ही क्या होता है? टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, एन इन्फिनेटिव फ्रेज बिगिंस विद टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। टू ईट, टू रन, टू स्पीक, टू अर्न, टू प्ले, इस तरह के वर्ड्स जब भी हम यूज़ करते हैं वो इन्फिनेटिव्स होते हैं। इट मे इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स और मॉडिफायर्स। अब इनके बीच में कोई मॉडिफायर्स भी आ सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं। ठीक है, I want to read a new book. ठीक है, टू रीड और टू रीड अ न्यू बुक अगर पूरा का पूरा होगा तो भी क्या होगा? आपका ये इन्फिनेटिव फ्रेज होगा। शी होप्स टू विन द कॉम्पिटिशन, टू विन द कॉम्पिटिशन भी हो सकता है। ठीक है, पूरा का पूरा क्या होगा? ये आपका इन्फिनेटिव
फ्रेज होगा। He went to buy some vegetables. इस फ्रेज के अंदर हमेशा to प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ठीक है। They plan to travel around the world. To travel around the world. ठीक है। An infinitive phrase can function as, कैसे function करता है? A noun, ठीक है, as a noun function कर सकता है और as an adjective function कर सकता है। इसके अलावा as an adverb भी function कर सकता है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल्स देख सकते हैं फंक्शंस की। To study regularly is important. अगर आप इस सेंटेंस के अंदर देखें, to study regularly आपका infinitive phrase है, ठीक है। क्या है? to आ रहा है और उसके साथ आपका verb आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एज अ नाउन एक्ट करेगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं एडजेक्टिव। आई नीड अ बुक टू रीड। अब बुक के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो यहाँ पे आपका इन्फिनेटिव क्या होगा, एज एडजेक्टिव एक्ट करेगा। शी केम हियर टू हेल्प मी, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये उसके आने को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे ये एज एडवर्ब एक्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं। अब आ जाते हैं हम अपने जेरेंड फ्रेज पे। जेरेंड, आपको याद होगा कि मैंने आप लोगों को वर्ब पढ़ाते हुए जेरेंड को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है। जेरेंड भी बेसिकली वर्ब विद आईएनजी और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब विद आईएनजी होता है, लेकिन जेरेंड एक्ट एज अ नाउन, ठीक है। जेरेंड एक्ट्स एज अ नाउन। इसको हम ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। वर्ब विद आईएनजी लेकिन एज नाउन एक्ट करता है। अ जेरेंड फ्रेज बिगिंस विद अ जेरेंड वर्ब विद आईएनजी एंड एक्ट्स एज अ नाउन। अब वर्ब विद आईएनजी आ रहा है, लेकिन उसने एक्ट एज अ नाउन करना है। सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग, यू ऑलरेडी नो दिस बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रेड दैट इन वर्ब क्लास। हमने वर्ब क्लास के अंदर इसको ऑलरेडी पढ़ा था। स्विमिंग इन द ओशन इज रिफ्रेशिंग। अब देखिए, स्विमिंग इन द ओशन यह आपका एक फ्रेज है, और इस फ्रेज के अंदर सबसे पहले आपके पास जेरेंड आ रहा है, ठीक है। फिर इन द ओशन उसकी लोकेशन आ रही है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा नाउन फ्रेज की तरह एक्ट कर रहा है, लेकिन क्या है, क्योंकि इसमें स्विमिंग यूज हो रहा है विच इज़ अ जेरेंड, तो हम इसको कहेंगे जेरेंड फ्रेज, लेकिन ओवरऑल इट्स अ नाउन फ्रेज एज वेल, क्योंकि आपको पता है कि जेरेंड एज एक्ट एज नाउन। अच्छा, शी इंजॉयज रीडिंग मिस्ट्री बुक्स। अब इसमें एज ऑब्जेक्ट आ रहा है और रीडिंग मिस्ट्री बुक्स, रीडिंग आपका क्या है, जेरेंड है, ठीक है। और मिस्ट्री बुक्स आपके पास एक एडजेक्टिव और एक नाउन आ रहा है, लेकिन एज अ होल ये क्या है, ये एक जेरेंड फ्रेज है, एक नाउन फ्रेज है, जेरेंड फ्रेज है, ठीक है। एंजॉयज ये आपका मेन वर्ब है। हिज हॉबी इज कलेक्टिंग कॉइन्स। कलेक्टिंग कॉइन्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली ये भी आपका जेरेंड फ्रेज है, कलेक्टिंग, ठीक है। ये आपका इसमें लिंकिंग वर्ब आ रहा है और ये आपका जेरेंड आ रहा है, ओके। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। आप लोगों को अगर जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल का डिफरेंस नहीं पता तो प्लीज़ गो बैक टू यूट्यूब एंड फाइंड आउट द वीडियो जिसके अंदर मैंने आप लोगों को वर्ब्स पढ़ाए हैं, उसके अंदर आप जाके इसको फिर से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम अपने पार्टिसिपल फ्रेज के ऊपर। अब पार्टिसिपल फ्रेज और जेरेंड फ्रेज के अंदर डिफरेंस आपको तभी समझ में आ सकता है जब आपने जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली लेसन को बड़े अच्छे तरीके से समझा हो। जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल का डिफरेंस आपको पता है कि वर्ब विद आईएनजी दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो वर्ब विद आईएनजी है वो एक्ट करता है एज अ कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। लेकिन आपका जो जेरेंड होता है उसके अंदर वो एज नाउन एक्ट करता है, एज सब्जेक्ट या एज ऑब्जेक्ट यूज करते हैं हम उसको। अच्छा, पार्टिसिपल फ्रेज के अंदर आपके पास प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है, पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है। अब पार्टिसिपल फ्रेज बिगिंस विद अ पार्टिसिपल, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये एक पार्टिसिपल से स्टार्ट होता है। पार्टिसिपल क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब विद आईएनजी, एंड पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब विद आईएनजी। अच्छा, इट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। ये एज एडजेक्टिव काम करता है, ये जो आपका फ्रेज होता है। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं। रनिंग डाउन द स्ट्रीट द डॉग बार्क्ड लाउडली।
अब आप इस सेंटेंस के अंदर देखें रनिंग डाउन द स्ट्रीट, ठीक है, तो यहाँ पे ये जेरेंड नहीं है, यहाँ पे पार्टिसिपल ही है कि भागते हुए, ठीक है, रनिंग डाउन द स्ट्रीट द डॉग बार्क्ड लाउडली। उसी तरह कवर्ड इन स्नो द माउंटेन्स लुक ब्यूटिफुल, कवर्ड इन स्नो, स्टार्ट ही कहाँ से हो रहा है, पास्ट पार्टिसिपल से हो रहा है, तो ये पार्टिसिपल फ्रेज होगा, ठीक है। रनिंग डाउन द स्ट्रीट आपके पास प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज था, या आपका पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, बट यू आर नॉट सपोज टू मेंशन कि प्रेजेंट है या पास्ट है, जस्ट पार्टिसिपल फ्रेज, ओके। शॉक्ड बाय द न्यूज शी बिगेन टू क्राई, शॉक्ड बाय द न्यूज, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये भी आपका पार्टिसिपल फ्रेज हुआ। मेड ऑफ स्टील द गेट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मेड ऑफ स्टील, ठीक है। अच्छा, अब एड्स डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स एंड इट प्लेस्ड नियर द नाउन इट मॉडिफाइज, तो यूजुअली हम इसको यूज़ करते हैं अपने नाउन के बारे में ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि इसका काम बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह होता है। सिमिलरली आप क्या करते हैं, आप एड्स ये डिटेल्स ऐड करता है और ये नाउन के पास होता है। अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एब्सोल्यूट फ्रेज, एब्सोल्यूट फ्रेज क्या होता है, एन एब्सोल्यूट फ्रेज कंसिस्ट ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, इसके अंदर नाउन या प्रोनाउन होता है और इसके साथ एक पार्टिसिपल होता है। इट मॉडिफाइज द एंटायर सेंटेंस, नॉट जस्ट वन सेंटेंस, तो ये पूरे के ये क्या करता है, ये पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। द सन सेटिंग वी पैक्ड आवर बैग्स, ठीक है, तो ये हमारा एब्सोल्यूट फ्रेज है। ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, तो इसको हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता होना जरूरी है कि एब्सोल्यूट फ्रेज होता क्या है। एन एब्सोल्यूट फ्रेज कंसिस्ट ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, अ पार्टिसिपल, और उसके साथ ही एक पार्टिसिपल ऐड होता है, ठीक है। अच्छा, इसको हम इतनी डिटेल में नहीं जाते, मेरा ख्याल है अब हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, एमसीक्यूज पे जाते हैं। लेट्स सी फ्यू एमसीक्यूज, हम एक दो ही एमसीक्यूज देखेंगे बिकॉज टाइम इज़ ऑलमोस्ट ओवर, तो लेट्स सी। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपके पास एग्जाम में ये इस तरीके से आएगा, एक सेंटेंस दिया हुआ होगा, उस सेंटेंस के अंदर एक कोई भी पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा, फ्रेज होगा, जिसको हाईलाइट किया हुआ होगा, और आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज दैट, वो जो हाईलाइट किया हुआ फ्रेज है, विच फ्रेज इज दैट। अच्छा, शी एंजॉयज रीडिंग मिस्ट्री बुक्स, ठीक है। अब रीडिंग मिस्ट्री बुक्स, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ये फ्रेज है, और ये कौन सा फ्रेज है, इज इट इन्फिनेटिव फ्रेज, जेरेंड, एडवर्ब या प्रपोजिशनल, तो ये क्या है, ये हमारे पास जेरेंड फ्रेज है, ठीक है। शी, क्योंकि वर्ब हमारे पास ये आ गया है और ये रीडिंग यहाँ पे एज जेरेंड यूज हो रहा है। फिर हम आगे देखते हैं, द गर्ल विद लॉन्ग हेयर वॉन द अवार्ड। अब इसके अंदर विद लॉन्ग हेयर, अब जो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फ्रेज है, आपने इसको आइडेंटिफाई करना है कि विच फ्रेज इज दैट, कि एडवर्ब फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव है या पार्टिसिपल है। तो ये हमारे पास क्योंकि द गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। फ्रेजेस की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे तरीके से करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे रेलेवेंट क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में आता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।